Hello friends, welcome to my YouTube channel Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने दो सदिश राशियों को जोड़ने के लिए सीख लिया था। जोड़ने के दो नियम थे, समांतर चतुर्भुज नियम और त्रिभुज नियम। दोनों का सिर्फ डायग्राम फिगर अलग अलग बनता था, लेकिन आप लोगों ने देखा था दोनों में दो सदिशों के जोड़ का परिमाण बताने के लिए, मैग्नीट्यूड को बताने के लिए एक ही फार्मूला था। उसके डायरेक्शन को बताने के लिए भी एक ही फार्मूला था, अल्फा बराबर। तो सिर्फ फिगर अलग अलग बनता था। तो अलग अलग क्या बनता था? दो सदिश को जोड़ना है तो एक सदिश के हेड पर दूसरे के टेल को जब रखते थे तो त्रिभुज नियम का यूज करते थे, और जहां पर दोनों का टेल रखते थे वहां समांतर चतुर्भुज नियम का पालन करते थे। लेकिन फार्मूला सेम, कैलकुलेशन सेम, सिर्फ फिगर में अंतर। हेड पर टेल है या टेल पर टेल है, इसी को देख के हम लोग त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम का अंतर करते थे और डायग्राम चेंज होता था, लेकिन कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं होता था। अब हम लोग यहां से देखेंगे एक सदिश का कंपोनेंट्स। एक सदिश राशि को दो भागों में यदि मुझे बांटना हो या एक सदिश को तीन भागों में बांटना हो तो कैसे बांटेंगे, और उसी तीन भाग को दो भाग को हम लोग कहेंगे कंपोनेंट। एग्जाम्पल के रूप में मैं शुरुआत करता हूं। पहले हेडिंग लिख लेते हैं कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हेडिंग क्या है। लिखते जाएंगे छोटे छोटे लाइन, आप लोग फटाफट लिखते जाइए। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। एक सदिश, कुछ बच्चे गप कर रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है कि गप ना करें, दाएं बाएं ना करें। एक सदिश का घटक, क्योंकि ये चीज जो समझा रहे हैं बहुत आसान है, लेकिन यदि समझ गए पहला अटैक में तब, नहीं तो ये बहुत परेशान करेगा, दिमाग में बैठाना आसान नहीं होगा। और ऐसे भी वेक्टर के सभी बात को आसानी से दिमाग में बैठाना थोड़ा सा कष्टदायक होता है। यदि आप 50% मूड से क्लास में बैठेंगे तो इम्पॉसिबल है कि आपको मैं ये थ्योरी समझा सकूंगा। यदि पूरा मन लगा के सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तभी मैं आपको समझा सकता हूँ। तो हेडिंग आपने देखा, हेडिंग के मीनिंग को, रहस्य को समझाते हैं पहले, तब स्टेप आगे बढ़ाएंगे। सर एक घटक का मतलब क्या हुआ, समझिएगा, बहुत सिंपल बात है। सर एक सतह पर मैं एक वस्तु को रखता हूं और ये ललन कुमार यहाँ पर खड़ा है, इसके मन में हो गया एक वस्तु को खींचना है। ललन कुमार को दो आंख भी है, नाक भी है और मुंह भी है, कान भी है, सब चीज है। इसको रस्सी से बांध दिया इसको और ये हाथ से पकड़कर इसको अपने ओर खींचा, तो बल इसने कुछ लगाया, इस पर मान लेते हैं 10 न्यूटन बल लगाया। क्या आप सोचो तो गौर से, ये वस्तु इनके हाथ में चला जाएगा कि जमीन पर खिसकेगा? वेरी गुड, बल लगाए हमने इस दिशा में, खिसकेगा वो इस दिशा में। और न्यूटन साहब का कहना है जिस दिशा में बल लगाते हैं वस्तु उसी दिशा में खिसकना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बल लगा रहे हैं तिरछा दिशा में और वस्तु जा रहा है क्षैतिज दिशा में खिसक रहा है। इसका मतलब हुआ यहाँ पर कि जरूर ये बल का कुछ अंश है जो इस दिशा में काम कर रहा होगा। वो जो अंश होगा वही अंश कहलाता है कंपोनेंट्स, हिंदी में कहते हैं घटक। आई बात समझ में कुछ? यस सर। तो सर ये जो एक सदिश राशि को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं और इसको तीन भागों में भी बांट सकते हैं। तो कभी वो दो भाग में बटेगा, कभी तीन भाग में बटेगा, वो आगे जाके पता चलेगा कब दो भाग होगा, कब तीन भाग होगा। वो जो दो या तीन भाग में उसको बांटेंगे किसी एक सदिश को, उसी को हम लोग कहेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर।
एक सदिश का घटक। अब चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल है मेरे पास, पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पर एग्जाम्पल देते हैं। यदि मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत दिन पहले की बात है कि हम लोग जानते थे एक पार्टी का नाम हुआ करता था जनता दल। अब देखेंगे ये जनता दल जो है आपका आज के समय में दो टुकड़े में बट गया। एक टुकड़ा का नाम है आरजेडी, लालू बाबू जिंदाबाद, है ना, और दूसरा है जेडीयू, नीतीश बाबू जिंदाबाद, है कि नहीं है। आप कल्पना करो एक दिन ये दोनों बाबू साहब एक ही साथ बैठते उठते थे, एक ही पार्टी था, दोनों का सिद्धांत एक था। ध्यान से सुनेंगे, आज दोनों का सिद्धांत बदल गया, लेकिन फॉर फ्यूचर में भी पॉसिबल ये दोनों मिलकर फिर एक साथ यदि खड़े हो जाते हैं तो फिर वो पार्टी का नाम हो जाता है जनता दल। समझिएगा, मैं बता रहा हूँ कंपोनेंट, ना कि मैं राजनीति कर रहा हूँ। तो जनता दल का ये पार्टी जो कहलाता है जनता दल का घटक दल कहलाता है। तो जनता दल का दो घटक दल हो गया, आरजेडी एक घटक दल हुआ, दूसरा घटक दल हो गया जेडीयू हो गया। घटक हिंदी वर्ड है, पार्टी पॉलिटिक्स में हिंदी वर्ड का ज्यादा यूज होता है। तो जनता दल का एक घटक, दूसरा घटक, ये दोनों घटक आपका है और ये दोनों घटक मिलकर फिर एक बन जाएगा, जनता दल हो जाएगा। तो समझना यहाँ पर है कि जैसे कोई एक चीज टूट के दो भागों में बटा, फिर दोनों भाग मिलकर जब कभी एक हो सकता है तो उसी को नाम रखा गया है घटक, कंपोनेंट। इन दोनों को बोला गया है घटक दल, मतलब कभी न कभी ये दोनों मिलकर फिर एक हो सकता है तो वो जनता दल बन सकता है। तो ये था पॉलिटिक्स की वाली बात। मतलब अब आइए फिर से मैं एक दूसरा एग्जाम्पल चुनता हूं। मान लीजिए कि आपके पास एक कलम यहाँ पर है, मार्कर है, आप एक कलम इसको बोलते हैं हम लोग, हम इसको खोल के दो भागों में बांट दिए, दो टुकड़े में बट गया, फिर इसको मिला के हम एक में कर दिए, एक कलम बन गया। तो यदि ये एक कलम बन गया, ये दोनों पार्ट मिलकर, तो ये दोनों पार्ट एक कलम का कंपोनेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंपोनेंट कहलाएगा। क्लियर बात समझ में आया? तो जब किसी एक वेक्टर को दो भागों में या तीन भागों में रिजॉल्व करते हैं, वियोजित करते हैं, तो उन दोनों पार्ट को, उन तीनों पार्ट को एक सदिश का कंपोनेंट कहा जाता है। क्या बात मन में सेट हुआ? सेट हुआ मन में? अब इसको हम लोग इस तरह से सोच पाएंगे। अब देखिएगा गौर से, यहां पर एग्जाम्पल में अधूरा बात था, पूरा बात नहीं हुआ था कि ये भाई साहब ने, ललन कुमार ने 10 न्यूटन बल लगा के खींचा था, तो ये वस्तु इधर खिसक रहा था। तो ये बल जो तुम्हारा दो भागों में बट गया, एक अंश कुछ इधर काम करने लगा और दूसरा अंश जो है इस दिशा में काम करने लगे। दो दिशा में ये बल हमारा बट जाता है और इसी दोनों दिशा में जो बल का ये भाग बट जाता है, उसी दोनों दिशा में कहते हैं उसका कंपोनेंट। ये तभी संभव है, अब रुकिए ना, अभी तो शुरुआत है ना, पूरा गप होने दीजिए, थोड़ा देर वेट कीजिए, सब चीज क्लियर होगा। कैसे होगा, क्या होगा, वो तो बताने का शुरुआत ही की, ठीक है ना। अब चलिए और दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं और दिमाग में सेट करने के लिए। ये मान लीजिए मेरा क्षैतिज तल है, समझिएगा गौर से, ध्यान दीजिएगा, और हमारे घर का ये छप्पर है जिसको कहते हैं झुका हुआ तल। क्या बोलते हैं हम लोग? झुका हुआ तल बोलेंगे इसको। इंग्लिश में इसको कहते हैं इनक्लाइंड प्लेन। क्या कहते हैं इंग्लिश में? इनक्लाइंड प्लेन कहते हैं अंग्रेजी में, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। यहाँ पर कुछ कोण बनता है। अब कल्पना करो आप लोग जल्दी से, इस सतह पर मैं कोई वस्तु रखता हूं तो वह नीचे की ओर खिसकता है या नहीं? वेरी गुड। किसने इसको खिसकाया नीचे? न्यूटन साहब का तो कहना है कि बल लगेगा तो खिसकेगा, यहाँ तो कोई बल लगाया इसको। इसी को समझने के लिए कंपोनेंट बहुत जरूरी है। अब समझिएगा गौर से, बहुत ठंडे दिमाग से समझना है कुछ कुछ बातों को। सारे बच्चों को मैंने एक दिन डेमो क्लास में बताया था,
कुछ बच्चे मेरे सुने होंगे कि वस्तु का द्रव्यमान यदि m है, m kg है, तो इसका भार होगा m इंटू जी। जरूर याद होगा आपको। इसी भार, यही भार जो है गुरुत्व बल है। कौन सी है ये? गुरुत्व बल है। इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटी फोर्स है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेविटी फोर्स। तो ये ग्रेविटी फोर्स को ही वस्तु का भार बोलते हैं। फॉर्मूला हुआ mg। तो ये भार वस्तु को अपने गुरुत्व केंद्र की ओर खींचना चाहता है। पृथ्वी अपने वस्तु को केंद्र की ओर खींचना चाहती है, लेकिन ये पृथ्वी जाती की वस्तु जाती किधर है? इधर जाती है। अब सोचना गौर से कि कौन इधर ले गया। तो यहाँ पर क्या कहा गया? ये बल, ये भार या बल, गुरुत्व बल दो भागों में बट रहा है। यहाँ पर एक इसके लंबवत दिशा में इधर बटेगा और एक इधर बटेगा। ये दोनों भाग ही हमारे बल का कहलाता है कंपोनेंट। क्या कहलाता है? हमारा कंपोनेंट कहलाता है। या एक कंपोनेंट इधर हुआ, एक कंपोनेंट इधर हुआ। अब कितना मान होगा, क्या होगा, वही तो मैं बताने जा रहा हूँ। पहले तो मन में समझना कि ओ, निश्चित रूप से गुरुत्व बल तो इसको इधर कर लाएगा, तो क्या इसको छेद करके नीचे गिरना चाहिए? लेकिन ये वस्तु इधर गति करता है। बल लग रहा है, गुरुत्व बल इस दिशा में, वस्तु गति कर रहा है। तो निश्चित रूप से यह गुरुत्व बल दो भागों में बट गया होगा, जिसका एक अंश इस दिशा में लग रहा होगा और दूसरा अंश इधर लग रहा होगा। एक सदिश जब भी बढ़ता है तो दो लंबवत दिशा में बढ़ता है। यह बात माइंड में सेट करना है, जिसको मैं समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले ये बताइए आप लोग, क्या ये कंपोनेंट सब कुछ खोपड़ी में आया? तो लगा कि कोई एक सदिश दो भागों में बढ़ सकता है। चलिए, किसी सतह का जब चर्चा करेंगे तो एक सदिश दो भागों में बटेगा, दो कंपोनेंट कहलाएगा, और वो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। तो उसको कहेंगे टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। दो लंबवत घटक बोलेंगे हिंदी में। और यदि कोई सदिश हवा में लटक रहा हो, किसी सतह में नहीं हो, तब वहां पर तीन कंपोनेंट होगा, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। और किसी सतह में दो ही एक्सिस होता है, दो ही एक्सिस होता है किसी सतह में, तो वहां दो कंपोनेंट। और हवा में यदि कोई सदिश है झुका हुआ, तो वह तीन कंपोनेंट होगा। तीन कंपोनेंट का दिशा किधर किधर होगा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में होगा। आई बात समझ में? यस सर। क्योंकि जब आप बच्चे क्लास में आप किसी ग्राफ को पढ़ते थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और वो दोनों किसी सतह में मानते थे आप, चाहे कॉपी के सतह में बनावे या टीचर लोग बोर्ड के सतह में बनाए, तो दो होता था। लेकिन यहाँ पर दो भी होगा और तीन भी होगा, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या क्लियर हुआ? कंपोनेंट क्या है माइंड में सेट हुआ? क्या एक सदिश दो भागों में बढ़ सकता है, तीन भागों में बढ़ सकता है? यस सर, यस सर। जल्दी बोलिए, क्लियर हुआ? दो भागों में बढ़ेगा। अब इधर कितना होगा, कैसे होगा, वही तो अब पढ़ने जा रहे। सेट हुआ ना? यहाँ पर 100% बुद्धि खुल गया होगा एग्जाम्पल से कि हाँ सर, जरूर कोई लफड़ा है। गुरुत्व तो खींचेगा एन, तो जाता है एन का ए को, कोई ना कोई कारण तो होगा। और कारण ये है कि ये सदिश, ये बल दो भागों में बट जा, एक भाग उसको नीचे खींचता है, दूसरा भाग उसको इधर खींचना चाहता है, और इसी को यह संतुलित करता है, और इसी को कहते हैं हम लोग प्रतिक्रिया बल। अभी उसमें उलझेंगे, वो उलझेंगे बाद में, लफड़ा पड़ जाएगा। लोग को इस दो कंपोनेंट पर जाना है। क्लियर हो गया बात? चलिए, तो अब हम लोग इस यहाँ से एग्जाम्पल को डिलीट कर देते हैं। ये सब बात आप लोग को समझा के क्लियर कर दिए। अब बात हो गया खत्म। अब कंपोनेंट लिखेंगे कैसे, उस पर हम लोग चलते हैं। तो ये कंपोनेंट जो होगा कितने प्रकार के हो जाएंगे? दो प्रकार के। कौन कौन बोलेंगे? तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ये कब होगा? जब कोई सदिश किसी प्लेन में हो, सतह में हो। प्लेन में रहेगा तब ये टू कंपोनेंट होंगे। इसको कहेंगे दो लंबवत घटक, दो लंबवत घटक।
हिंदी शब्द बोलेंगे नहीं, हमेशा कंपोनेंट ही बोलेंगे। और दूसरा होगा तुम्हारा थ्री परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। क्या होगा? थ्री परपेंडिकुलर कंपो कंपोनेंट्स। ये जब कोई वस्तु हवा में, स्पेस में हो, तब ये बात संभव है। प्लेन प्लेन, सतह तल, तीन लंबवत घटक। आइए मैं बारी बारी से दोनों का गप शुरू करता हूं। तो टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए हम लोग किसी सतह का कल्पना करेंगे, और आप सारे बच्चों को दिमाग में होगा किसी भी सतह में कितने एक्सिस होंगे। जल्दी जवाब दीजिए, कितने होंगे? और दो कौन कौन एक्सिस हो सकता है? कोई भी दो हो सकता है। एक्सिस का नाम तीन तो है। एक्स वाई भी हो सकता है, वाई जेड भी हो सकता है, एक्स जेड भी हो सकता है। जैसे आप फर्श का बात करोगे, आप अपने घर में देखो, फर्श भी होता है, दीवार भी होता है। या सुनो, बोलिए। फर्श भी होता है, और तो फर्श में जो एक्सिस का कल्पना होता है, दो एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक दीवार इधर है तो एक्स एक्सिस, इधर है तो वाई एक्सिस। दीवार का चर्चा जब करोगे तो दीवार में दो एक्सिस होगा, चाहे वो एक्स और जेड होगा या वाई और जेड होगा। तो तीन को सतह का कल्पना हम लोग कर सकते हैं। सतह का नाम क्या क्या पॉसिबल है? सतह का नाम सब पॉसिबल है। एक्स वाई प्लेन हो सकता है, ये तुम्हारा फर्श हो जाएगा। आपके घर का जो फर्श है उसको एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। वाई जेड प्लेन जो होगा, ये घर के आपके दीवार हो जाएंगे, एक दीवार हो जाएगा। और फिर एक्स जेड प्लेन जो होगा, ये भी तुम्हारा घर का दीवार होगा। तो घर में आपका चार दीवार होता है। क्या होता है? आमने सामने का दीवार बराबर होता है। तो दीवार, चार दीवार में से दो जोड़ा लगाइए, एक इधर वाला और एक इधर वाला। तो ये और ये जो होगा, एक यदि वाई जेड प्लेन इसको कहेंगे, इधर वाला को एक्स जेड प्लेन कहेंगे, और फर्श जो होगा हमारा एक्स वाई प्लेन होगा। चलिए, ये तीन पे में से किसी एक पे विचार करना शुरू कर देते हैं हम। तीन सतह में से कोई एक सतह का कल्पना करेंगे, और उसमें एक सदिश को लेंगे और उसको कंपोनेंट में बंटवारा करके दिखाएंगे, और वो कंपोनेंट कितना कितना होगा इसको हम लोग करेंगे। तो जल्दी से जो भी बातें लिखा हुआ है उसको नोट कीजिए। आप नोट कर लीजिए जल्दी से। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और टू कंपोनेंट को फिगर बनाकर समझते हैं। तो क्या मैं शुरू करूं? जैसे देखिए, एक चीज और दिखा देना, तो कुछ बच्चे के मन में क्वेश्चन लगता है, उठ रहा है कि ये तीन को सतह केना केना हुआ रे। तो आइए उस तीन सतह को जरा सा मैं आपको क्लियर कर दूं एक फिगर बनाकर। लगेगा यस, कंफर्म। यहाँ पर एक सतह है आपका, पूरा गौर से देखेंगे तो आपको दिखने लगा क्या हो गया सर। और इसके पैरेलल हमारा घर का, गौर से देखिएगा तो आपको लगेगा ये आपका एक दीवार हो गया, इसके पीछे वाला दीवार, सामने वाला दीवार, ये हो गया सर आपका। आपको घर देखने में लगने लगा होगा। अब आप क्या करोगे? आप गौर करके देखना, इस पॉइंट को तुम बोलो ओरिजिन। क्या बोलोगे? ओरिजिन। घर का एक कोना है, ओरिजिन बोल दो। और आप लोग इसको आगे बढ़ा दो, इसको तुम मान लो, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, और इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो। खूब अच्छा से सोच लो गौर से कि क्या कोना में तीन एक्सिस हुआ कि नहीं हुआ।
तो अब यहाँ पर कल्पना करोगे आप लोग, तो यदि तुम इसको एक्स एक्सिस मान लो, क्या मान लो आप लोग, एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, और ये हवा में खड़ा है जेड एक्सिस है, ये घर का कोना का पिलर, ये हमारा फर्श हो गया। ये क्या होगा तुम्हारा, घर का फर्श हो गया। इस फर्श में कौन एक्सिस के फर्श है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, तो ये तुम्हारा कहलाता है, ये तुम्हारा कहलाएगा प्लेन, यही हुआ तुम्हारा। अब देखना गौर से, आप यहाँ पर गौर से विचार करोगे, थोड़ा बुद्धि लगाओगे गंभीर होके। ये जो दीवार है, ये वाला, इसको देखो तो ये दीवार है कि फर्श है, ये कन्फर्म है दीवार है। तो ये कौन कौन एक्सिस के बीच में है, एक्स एक्सिस और जेड, इस का नाम हो गया तुम्हारा एक्स जेड प्लेन। क्या नाम हो गया, सेठवा मन में। और सर ये तो एक दीवार होगा जो चौड़ा वाला दीवार है, तो ये कौन इसमें है, जेड, तो ये जो दीवार होगा ये होगा वाई जेड प्लेन। क्या हो गया, वाई जेड प्लेन हो गया। बातें समझ में आ गया होगा, ये तीनों प्लेन दिमाग में आया, जल्दी जल्दी हाँ या ना बोलिए। हाँ सर, ये तीनों प्लेन को मैंने अपने घर में देख लिया। किसी सतह में कोई एक वेक्टर का कल्पना करेंगे तो ज्यादा अच्छा है कि हम लोग फर्श में विचार करेंगे। कहाँ करेंगे, फर्श में। एक सदिश को लेंगे और सदिश को दो भागों में बांटेंगे और फिर उसको जोड़ के दिखाएंगे कि एक सदिश के बराबर हो गया। यदि वो एक सदिश के बराबर प्रूव करने में हम सफल हो जाएंगे, तब मैं कहूंगा कि वह दोनों भाग उस सदिश का कंपोनेंट्स है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं नंबर 1 पर। उसके लिए एक सतह का कल्पना करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तैयार है बाबू लोग, चलिए चलिए, ये घर आप लोग देख लिए, सबका अपना अपना होगा इसी तरह का। 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स पर हमारा गप स्टार्ट। अब मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कल्पना कर लेता हूं। मान लेता हूं कि मेरे पास हमारे घर में जो फर्श था, उस फर्श में 2 एक्सिस था। एक इसका नाम हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। एकदम कंसंट्रेट होकर देंगे। इस फर्श का नाम क्या कहोगे आप लोग, एक्स वाई प्लेन। बोलने में कोई दिक्कत, नो सर। अब सर इस का ओरिजिन हो गया यहाँ पर ओ, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, 0 0 लिखोगे। और इस एक्स वाई प्लेन में हमारा एक सदिश है और हमारा एक सदिश है वेक्टर ए, हमारा एक सदिश है एक्स वाई प्लेन पर। तो सदिश का तुम्हारा रखा हुआ है ओरिजिन पर और जेड सतह के किसी दूसरे बिंदु पर है। नाम कुछ हम दे देते हैं, मान लेते हैं कि पी बिंदु इसका है। तो ये सदिश, क्या आप गौर करके देखो तो वेक्टर एक्स एक्सिस नहीं, तो ये जो कुछ एंगल बनाता है हम लोग थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो कहता है कि ये सदिश ए 2 भागों में बट जाएगा। यहाँ पर गौर से देखना आप लोग, ये 2 बीच का एंगल क्या 90 डिग्री होने का चांस है, 90 डिग्री है। तो दोनों एक्सिस लंबा दिशा में है। वेक्टर ए 2 भागों में बटेगा। इस दिशा में कंपोनेंट का उसका जो भाग होगा उसका सिंबल मान लेते हैं ए एक्स। सिंबल क्या मान लेते हैं, ए एक्स। और इस दिशा में जो उसका कंपोनेंट होगा, भाग होगा, उसका सिंबल ए वाई। ये मैंने मान लिया, सिंबल देख के पता चलेगा ओ ये एक्स एक्सिस का सिंबल है और ए वाई से पता चले वाई एक्सिस का है। जब 3 कंपोनेंट पर आएंगे तो जेड एक्सिस में लिखेंगे ए जेड। क्या लिखेंगे, ए जेड। अभी मैं सतह पर बात कर रहा हूँ, एक्स वाई प्लेन में हमारा वेक्टर ए है। तो अब इस वेक्टर ए का कुछ ना कुछ अपना वैल्यू होगा और वह वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ कुछ कोण बना रहा है, थीटा 30 डिग्री हो जाए, 40 डिग्री हो जाए, 50 45 60 कुछ भी हो सकता है। तो क्या इस थीटा का मान 120 डिग्री हो सकता है,
नहीं सर, कितना इधर उधर घुमाएंगे तो 90 के बीच में ना घूमेगा वो, तो बाहर नहीं जाना है उसको। तो दोनों एक्सिस के बीच में हमारा ये सदिश है, चाहे ये 60 बन ले कि 30 बन जाए, 45 बन जाए, कुछ भी बन जाए। तो चलिए आइए, अब होता है कि इस सिंबल माना कि एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस में ए एक्स है और वाई है, तो ये ए एक्स का वैल्यू कितना होगा, ए वाई का वैल्यू कितना होगा, इसको हम निकालने जा रहे हैं। तो चलिए आइए, अब देखिएगा इसमें जितना भी चर्चा होगा ना, लगेगा कि तो बच्चा क्लास का मैथमेटिक्स है। जो कल मैंने मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया था 7:10-15 में शुरू किया था, कितने बच्चों ने देख पाया था? ऑफलाइन में कौन कौन थे? अच्छा, ऑनलाइन में किसने किसने देखा था? बाकी लोग? प्यारे बच्चों, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, मुंह झांपने से काम नहीं चलेगा। कहे मुंह से मना किए हैं, कोरोना हो जाएगा है? मुंह तूने छूना है। मैंने बोला था क्लास को देखने के लिए, बोला था, याद है? क्या आपने कोशिश ही नहीं किया? क्या आपने उसको इग्नोर किया? इग्नोर ना करें, उसको इग्नोर ना करें। क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इग्नोर ना करें, भूलिए नहीं, भूलिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। चूंकि मैं आपको बताया था, गौर से सुनेंगे आप लोग, प्लीज 1 मिनट। यदि नहीं देखे हैं तो गंदी बात, कारण कि आपको वो मैं चीज बताने जा रहा हूं उस टाइम में जो हमारे फिजिक्स का अंग नहीं है, प्योर मैथमेटिक्स है, और उसके बिना हमारा फिजिक्स चलने वाला भी नहीं है। कोई यदि सपना भी देख होंगे कि नहीं, यो पढ़ेंगे तो हम फिजिक्स समझ जाएंगे, दैट इज इम्पॉसिबल, असंभव। मैं क्या बोल रहा हूं? असंभव। इसलिए मन से वो भ्रम निकालिए और उस क्लास को अटेंड कीजिए। आपको बोला तो मैं कि जिसको सुविधा नहीं है वो यहाँ आके पढ़े। चूंकि क्या परेशानी है? परेशानी है कि मोशन जैसे ही इन करेंगे हमें जरूरत पड़ेगा डिफरेंशिएशन का, और डिफरेंशिएशन आप ओ आ भी नहीं जानते होंगे। क्या डिफरेंशिएशन का ओ आ जानते हो? क्या इंटीग्रेशन का ओ आ जानते हो? और उसके बिना मोशन एक कलम भी नहीं चलेगा। तो मैं चाह रहा हूं कि उसको पहले पढ़ा दूं। आप मैथ में पढ़ोगे 2 महीना 3 महीना 4 महीने के बाद, क्या तब तक हमारा फिजिक्स बेटा रहेगा? फिजिक्स रुका नहीं रहेगा। तो गहराई से फिजिक्स पढ़ने के लिए मैं आपको सुविधा देने का कोशिश कर रहा हूं। तो क्या आप कर सकते हैं? तो फिर आस्कत क्यों किया आपने कल? क्योंकि कल भी जब बोला था, तो फिर क्यों आस्कत किया? क्या आस्कत करेंगे? नहीं, ऐसा लगे कि नहीं कोई नहीं हो पढ़े काम चल जाएगा, आपकी मर्जी। आप स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, आप स्वतंत्र हैं, मैं जबरदस्ती आपसे कुछ काम नहीं करवा सकता। हाँ, बेस्ट क्या होगा ललन कुमार करेगा कि ये करने से बेस्ट होगा, मैं वो आपको सलाह दूंगा। अब आप मानो या ना मानो, पढ़ना आप ही को है, एग्जाम आप ही को देना है, कैरियर आप ही को बनाना है। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 2-3 महीना बर्बाद कर का। तो बर्बाद किए हुए समय का सदुपयोग करने के लिए मेरे ट्रिक है, मैं आपके सामने रख कि समय का कैसे होगा, समय जो बर्बाद हो गया उसका भरपाई कैसे होगा, ये एक कंसेप्ट है। तो क्या करना चाहिए कि नहीं? तो आज से करेंगे, कोशिश कीजिएगा। और जिसको सुविधा का दिक्कत है, आइए आपको सामने में बैठ के पढ़िए। क्या कंफर्म? लगता है यहाँ दूसरे अकेले आके बैठा है रे, मुंह से आवाज जो गिरगिट्टी की तरह करता है। बोलना होगा ना, और जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक मैं आपको पढ़ा नहीं सकता हूं। आपको बोलना होगा यस नो। लगता है कि नहीं कर पाएंगे, वो बोलो नहीं कर पाएंगे, कोई उपाय नहीं है सर। क्या उपाय है तुम लोगों के पास? करेंगे? फिर वो मुंडी हिला गिरगिट्टी की तरह। बोलने में क्या दिक्कत है भाई मेरे? सर बोलने से एनर्जी खर्चा होता है, एनर्जी का बचा के रखना होगा। बुढ़ापा में काम देगा, पोता पोती लाठी लेके दौड़ेगा, उसको डांट के भगाएंगे ना। चलिए आइए, तो उस पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आलस नहीं करना है, थोड़ा दिक्कत है। तो मैं बताना चाहता था, अब देखिए गौर से, कहा ये जो कंपोनेंट निकालोगे आप,
तो यहां से क्या करोगे, हेड से लंब डालोगे, किस पर, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर भी लंब डालोगे, दोनों एक्सिस पर लंब डालना है आपको। तो लंब डालेंगे, यहाँ जिस बिंदु पर टकराया इस बिंदु का नाम दे दीजिए अपने मन से एम, और यहाँ पर नाम दे दीजिए एन। दे सकते हैं या नहीं? तो क्या ये एंगल कितना बन जाएगा आपका, 90, और यहाँ भी कितना बन जाएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तब जो बोल थे ना, एक्स आपको एम से लेके ओ तक की दूरी को एक्स कहा गया, एन से लेकर तक की दूरी को ए वाई कहा गया। अब तो जल्दी से आप बच्चे लोग, क्या ये ए वाई ये लाइन होगा कि नहीं होगा, क्या ए एक्स ये लाइन होगा कि नहीं होगा? बहुत सुंदर बात। आप लोगों को दिमाग में सेट है कि सर एक्स एक्सिस के दिशा में यूनिट वेक्टर कुछ होता है। इस यहाँ पर हम लोग देख लिए कि एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, और वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है, वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर आपका होता है जे कैप होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। आई कैप का क्या महत्व है, तो मैं आपको जो नहीं सुने सुनेंगे। आई कैप जे कैप का महत्व है कि एक्स एक्सिस में कोई लेंथ है, लंबाई है, उसको वेक्टर के रूप में लिखना है तो आई कैप से गुना, और वाई एक्सिस का जो लेंथ है, डिस्टेंस है, उसको वेक्टर बनाना है तो जे कैप से गुना करेंगे। यही आई और जे का महत्व होता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि सर वेक्टर ए मेरे पास है, और यह वेक्टर ए आपका एक्स एक्सिस के साथ, वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है। कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। तो यहां पर आपसे मैं पूछूंगा, फिगर में देखने से ओ एम से जो लेंथ है उसको आपने क्या माना है, ए एक्स माना है, क्या माना है, और ओ एन लेंथ को अपने क्या माना है। ये दो चीज माना है अपने, ऐसा नहीं कि कहीं से पहले नियम से आया, हमने माना इसका सिंबल। अब देखना गौर से, ओ एम को मैं वेक्टर बनाना चाहूंगा तो आपको अभी सिखाया था कि उसके दूरी को किससे गुना करना चाहिए, आई कैप से, और ओ एन को मैं वेक्टर बनाना चाहूंगा तो किससे गुना करेंगे, ए वाई को जे कैप से गुना करेंगे। तो इस तरह से लंबाई को वेक्टर के रूप में दिखाना है तो आई और जे इसीलिए बना है, तो मैंने वेक्टर के रूप में दिखा दिया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि यदि ओ से एन की ओर दिशा है तो मैं इसको वेक्टर बना सकता हूं कि नहीं, और ओ से एम की ओर है इसमें भी तिरछी वेक्टर बना सकता हूं। तो यहां पर देखेंगे, मैं लिखने जा रहा हूं, गौर से देखेंगे, वेक्टर ओ एन, या इसको यहां पर लिखिए, वेक्टर ओ एन बराबर मैं लिखूंगा वेक्टर एम पी, हाँ या ना, जल्दी बोलिए, वेक्टर ओ एन बराबर एम पी, पैरेलल है, लंबाई बराबर है, की दिशा में है तो बराबर होगा। उसको आप क्या कहने जा रहे हो, ए वाई जे कैप, क्या कहने जा रहे हो, ए वाई जे कैप। फिर आइए गौर से, यहाँ पर वेक्टर ओ एम को आप लोग क्या वेक्टर एन पी बोल सकते हो, तो वेक्टर एन पी बोलेंगे हम लोग, क्या इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, ए एक्स आई कैप, किसके बराबर होगा, ए एक्स आई कैप होगा। तो यहाँ तक अब हम लोगों को आगे इस लाइन की आवश्यकता होगी, इसको याद रखिएगा दिमाग में, और इस लाइन को दिमाग में रखिएगा, हमको इसका जरूरत पड़ने वाला है। अब देखिएगा, मैं अभी बोला था कुछ देर पहले, एक कलम को दो भागों में बांट दो और दोनों को फिर मिला के एक बन जाएगा, तब वो दोनों भाग उस कलम का कंपोनेंट कहलाएगा। अब मैं आपको प्रूफ करने वाला हूं कि ये ए एक्स का और ए वाई का जोड़ वेक्टर ए के बराबर होगा, ये प्रूफ करने वाले हैं। और जब ये प्रूफ कर देंगे तब आप मान लोगे कि निश्चित रूप से यह दोनों वेक्टर ए का कंपोनेंट्स है, और ये दोनों चूंकि लंबवत दिशा में है इसीलिए टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, दो लंबवत कंपोनेंट इसको बोलेंगे। तो चलिए, इतना बात लिखने के बाद आप बच्चों से मैं पूछना चाहूंगा, जवाब देना गौर से, कि सर उस फिगर में गौर से देखो तो त्रिभुज त्रिभुज ओ एम पी में
आप बच्चों से पूछता हूं मैं, उसमें से हम लोग साइन थीटा लेना चाहेंगे तो क्या लिखिएगा आप लोग जल्दी बताइए। लंब बटे कर्ण होता है ना, तो इसमें लंब थीटा यहाँ पर है, इसके सामने का लंब हो गया ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। लंब हो जाएगा पीएम और कर्ण हो जाएगा ओपी। बोलेंगे आप लोग? तो सर यहाँ पीएम बटे ओपी लिखेंगे। पीएम की लंबाई को तुमने ए वाई माना है और ओ से पी की लंबाई तुम्हारा कितना है, ए है। देखो ओ से पी तुम्हारा ये ओपी लाइन जो है वेक्टर ए के बराबर है कि नहीं है। तो यदि ओपी लाइन तुम्हारा वेक्टर ओपी तुम्हारा वेक्टर ए है तो उस पर मॉड लगा देंगे तो वो वेक्टर ए का मॉड होगा। ओपी बराबर तुम क्या सोचोगे, ए। ओपी बराबर क्या सोचोगे, ए। तो पीएम की जगह ए वाई लिखा, ओपी की जगह ए लिखा। अब इस लाइन से मेरा मन करता है कि मैं ए वाई बराबर ए इंटू साइन थीटा लिखूं, क्या मानोगे? ए वाई बराबर मैंने ये लिखा, गौर से देखो तो साइन थीटा बराबर ए वाई बटे ए वाई बराबर ए इंटू साइन थीटा होगा। सर आपने ए वाई जबरदस्ती माना था, उसका रियल वैल्यू आपको दिखने लगा, ये ए वाई का ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा, ए साइन थीटा। ए वाई का वैल्यू कितना निकला, ए साइन थीटा। तो ए वाई तुमने इस लेंथ को माना था कि नहीं, तो ये तुम्हारा हो गया ए साइन थीटा। चलिए अब फिर से मैं लिखता हूं, अब इस बार कॉस ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, कॉस। यदि मैं कॉस लेता हूं यहां पर तो आप लोग जल्दी बोलना कि कॉस थीटा बराबर क्या लिखोगे, ओ एम बाय ओ पी, आधार बटे कर्ण बी बाय एच। नहीं तो यहां पर सर हो जाएगा आपका ओ एम बटे ओ पी। ओ एम को तुमने क्या कहा है, ए एक्स माना है, ओ पी तुम्हारा क्या है, ए। तो क्या यहां से ए एक्स बराबर आप कहोगे कितना, ए एक्स बराबर ए गुना कॉस थीटा होगा। ये हो जाएगा सर ए इंटू कॉस थीटा, ये तुम्हारा हो गया। अब देखो सबसे शुरू में मैंने माना था ए एक्स और ए वाई, मान लिया था, एक सिंबल दे दिया था, उसका ओरिजिनल वैल्यू आपको दिखा, ए वाई बराबर ए एक्स बराबर। आज नहीं, जब तक साइंस पढ़ेंगे तब तक ये दोनों लाइन काम देगा। आज एक दिन का गप नहीं है कि 11th भर है, इसके बिना 12th फिजिक्स एक भी दिन नहीं चलेगा, इसके बिना कोई कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। मतलब इसको याद रखना बहुत 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 जरूरी है। तो यहाँ पर वेक्टर ए को मैं दो भागों में बांट रहा हूँ, एक भाग का सिंबल दिया था ए एक्स, दूसरा भाग का सिंबल दिया था ए वाई। तो ए एक्स बराबर कितना हुआ, ए एक्स बराबर ए वाई बराबर, याद हो गया, आंख बंद करके बोलिए सबको, ए एक्स बराबर ए वाई बराबर। अब क्या बोला आपने, हमने नहीं सुना, क्योंकि सब बच्चा एक साथ बोला तो हल्ला हो गया। वो हल्ला में हमको नहीं सुना, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं आप सब सुन रहे हैं। चलिए बहुत सुंदर बात, ये दोनों लाइन आपको याद हो गया, मैंने मान लिया। सर अभी वो काम मेरा हुआ नहीं है, कंपोनेंट में उस समय कहूंगा जब दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा, जब दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा, जब दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा, वेक्टर ए के बराबर होगा। तो त्रिभुज नियम आप लोगों ने पढ़ा है, कितने लोगों ने त्रिभुज नियम पढ़ा, हाथ उठाओ। लगभग लोग पढ़िए लिए हैं। अभी आपको मैं जिसको खड़ा करूंगा वही बोलिएगा, देखते हैं किसमें है कितना दम। ये सर ये तो लफड़ा लगा दीजिएगा आप, खड़ा करके स्पेशल पूछिएगा तो फंस जाएंगे। फिर भी पूछेंगे, अभी मेरा मन कर रहा है पूछने का। अच्छा सर जब आपका मन है तो करिए लीजिए, आपको भी आत्मा में शांति मिलेगा। आइए यहाँ से अब मैं वो प्रूफ करने जा रहा हूँ जो मुझे जरूरत है। मैं ले रहा हूँ यहाँ पर त्रिभुज नियम से, मैं त्रिभुज नियम का यूज कर रहा हूँ, गौर से देखेंगे आप लोग जल्दी से। त्रिभुज, जब सोच के जवाब दीजिएगा सबसे पहले, ओ एम ए ओ एम पी में त्रिभुज का नाम लिख दिया मैंने। अब मैं लिख रहा हूं ट्रायंगल लॉ से, क्या लिख रहा हूं, ट्रायंगल लॉ से क्या लिख सकते हो उस चित्र में। ट्रायंगल लॉ का काम है, त्रिभुज में 3 साइड होता है, 2 का जोड़ तीसरे के बराबर होता है, इसको पहचानना है कि किसका किसका जोड़ किसके बराबर होगा, ये आपको फिगर देख के जवाब देना है। तो आप जल्दी जवाब दीजिए। तो
किसका किसका जोड़ किसके बराबर होगा? चलिए, मैंने देखा सभी बच्चों का लगभग जवाब सही हो रहा है। अब एक बार मैं बोल देता हूं, जो बच्चा चुपचाप बैठा है उसके लिए मैं बोल देता हूं एक लाइन फिगर में देखकर। भाई मेरे, एक त्रिभुज दिख रहा है, तीनों भुजा में एरो आपको दिख रहा है कि नहीं? ओ से एम और एम से पी, इस पर उंगली घुमाएंगे तो ये दोनों का तीर चिन्ह एंटी क्लॉक होगा, लेकिन एक पर उंगली घुमाएंगे तो ये क्लॉक वाइज हो जाएगा। एक का दिशा हो जाएगा क्लॉकवाइज और इस दोनों का हो जाएगा एंटी क्लॉक। ये दोनों एक ही क्रम में होगा, ये उल्टा क्रम में होगा, तो जो उल्टा क्रम में है उसके बराबर इन दोनों का जोड़ होता है। यही है ट्रायंगल लॉ को पहचानने का तरीका। तो वहां पर देख के आप बोलोगे सर वेक्टर ओ एम प्लस वेक्टर एम पी बराबर वेक्टर ओ पी, यस नो? ओ एम को तुमने कुछ लिख दिया है, जल्दी बताओ क्या लिखा है? एक्स आई कैप, जल्दी बोलिए। और एमपी को कहा है आपने ए वाई जे कैप, जल्दी बोलिए। और इसको आपने कहा है वेक्टर ए, जल्दी बोलिए। कहा है ना? तो जो मैं चाहता था वो प्रूफ हो गया। इन दोनों का जोड़ वेक्टर ए के बराबर हुआ, यह मैंने प्रूफ करने में सफल हो गया। जैसे दोनों का जोड़ ए के बराबर हुआ, अब मैं कहूंगा सर एक्स और ए वाई वेक्टर ए का दो कंपोनेंट हुआ। तब इस लाइन के बाद हम कहने के लिए तैयार हो गए कि एक्स तथा ए वाई वेक्टर ए को लंबवत दिशा में, घटक नहीं लिख के कंपोनेंट लिखते हैं, कंपोनेंट्स होगा। तो दो कंपोनेंट्स को मैंने पहचान लिया और दोनों का मान क्या होगा ये भी मैंने देख लिया है। ये और ये दोनों का मान बता रहा है। अब यहां तक बात क्लियर हो गया, कंपोनेंट के रूप में लिखना है, लिख लिया। अब देखिए गौर से, हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, यहां तक याद रखिएगा आप लोग। अब आप लोग सारे बच्चे मिलजुल के जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जिसको लिखना है लिख लीजिए। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर बात था कि 100% नया चीज है आपके बच्चों के लिए, और एक नई चीज को बच्चों को दिमाग में सेट कराना बहुत आसान काम नहीं होता है, बहुत टफ वर्क होता है। और ये टफ वर्क होता है तो लेकिन आसान बन जाता है कब? जब बच्चों का भी सोच सीखने के लिए 100% पॉजिटिव हो और टीचर का भी सोच सिखाने के लिए पॉजिटिव हो, तभी वो सक्सेस हो पाएगा। टीचर खूब एनर्जी लगाते रहे, बच्चा आधा मन से क्लास में बैठ के सुने तो कभी नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मैं कहा कि इसको सीखने के लिए, हाँ, अभी देखो कोई भी लाइन ऐसा नहीं लिखा जो कि आपने आज के पहले नहीं सुना था। साइन कॉस तो आज सदियों से आप लोग सुनते आ रहे हैं और उसको यहाँ पर सिखाया गया, लिखाया गया है। तो चलिए हम लोग इसको नोट कर लिए, फिर इसको आगे और कंप्लीट करेंगे। इसमें बहुत लंबी कहानी है, अगले दिन इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय बाय।